सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। एलएसी पर युद्ध घोष हो चुका है। ड्रैगन पर जल्द ही पहला प्रहार भी हो सकता है, क्योंकि आर्मी चीफ कमांडिंग पोजीशन में है। भारतीय सेना ने एलएसी के वॉर जोन में अपने सबसे विध्वंसक लड़ाकों को भी उतार दिया है। जी हां, जिन पहाड़ों की आड़ में ड्रैगन की ब्रिगेड साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार करती थी, उन्हीं पहाड़ों को चीरने के लिए K9 वज्र तोप फॉरवर्ड लोकेशन पर दहाड़ रही। इतना ही नहीं, जैसे ही जिनपिंग का वॉर प्लान लीक हुआ, हिंदुस्तान वॉर रेडीनेस मोड में आ गया है। एलएसी का इलाका लॉक कर दिया गया है, आसमान को भी सील कर दिया गया है। आखिर कैसे? अब बॉर्डर पर उठेगा बारूदी बवंडर। देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। चारों तरफ बंजर पहाड़ और उसके बीच मौजूद रेतीली जमीन, जिस पर धुआं उड़ाकर आगे बढ़ रहे इन जंगबाज को देखिए। यकीन मानिए, इस योद्धा की करंज, हुंकार और ललकार चीन का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह हिंदुस्तान का वही गेम चेंजर है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन आर्मी के चीथड़े उड़ाएगा, चीनी फौज के ठिकानों में बारूदी कोहराम मचाएगा। पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एयरबेस पर हिंदुस्तान ने K9 वज्र तोप की तैनाती कर दी है। भारतीय सेना ने अपने विस्फोटक दांव के साथ ड्रैगन को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अब अगर छेड़ने की कोशिश की तो अंजाम बुरा नहीं, बहुत खौफनाक होगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपको बता दें कि K9 वज्र तोप को नवंबर 2018 में सेना में शामिल किया गया था। साउथ कोरिया से खरीदी गई K9 वज्र तोप दिखने में भले ही किसी टैंक की तरह लगे, लेकिन असल में ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड तोप है जो कहीं भी किसी भी जगह जाकर दुश्मनों की चूल्हे हिला सकती है। ये तोप हिट एंड रन के फॉर्मूले पर काम करती है, यानी दुश्मन के ठिकानों को तबाह करो और फौरन अपनी लोकेशन बदल लो। साउथ कोरिया में इसे K9 थंडर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब आपको हिंदुस्तान के इस वज्र की खासियत और ताकत बताते हैं, जो इसे रणभूमि में सबसे विध्वंसक योद्धा बनाती है। K9 वज्र तो 38 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ये 30 सेकंड में 3 गोले और 3 मिनट में 15 गोले दाग सकती है। K9 वज्र तो पूरी तरह से हाईटेक सिस्टम से लैस होती है। ये जंगबाज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। K9 वज्र एक ऐसी बख्तर बंदूक है जो पलक झपकते ही एक ठिकाने पर हमला करने के बाद दूसरी जगह पर अटैक कर सकती है। मौजूदा वक्त में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए K9 वज्र तोप का ही इस्तेमाल किया जाता है। एलएसी पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारत ने K9 वज्र को इसलिए भी तैनात किया है क्योंकि यह तोप ऊंचाई वाले इलाकों के लिए मुफीद है। हर दुर्गम इलाके में यह तेजी के साथ मूवमेंट कर सकती है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पहले K9 वज्र तोप का फील्ड ट्रायल किया और यह पूरा होने के बाद इन विध्वंसक तोप की पूरी रेजिमेंट को एलएसी के फॉर जोन में तैनात कर दिया। ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने
न सिर्फ K9 वज्र होवित्जर की रेजिमेंट ही नहीं, बल्कि दुश्मन के ठिकानों पर नजर रखने के लिए हेरोन मार्क II ड्रोन को भी जल्द ही तैनात कर सकता है। भारत ने इजराइल से 4 हेरोन मार्क II ड्रोन खरीदे। हालांकि भारतीय सेना पहले से ही हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, मगर इस बार जो 4 हेरोन मार्क II ड्रोन खरीदे गए वो अपग्रेड वर्जन के हैं। इन ड्रोन्स की खासियत यह है कि इसमें लेजर गाइडेड बम और मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना की तैयारी इस बात का पुख्ता सबूत है कि अब ड्रैगन की खैर नहीं। उसकी हर साजिश, हर पैतरे का हिंदुस्तान माकूल जवाब देगा, वो भी बेहद विस्फोटक और विध्वंसक अंदाज में। सर, खास तौर पे आपकी विजिट है खास फॉरवर्ड लोकेशंस पे, क्या कुछ आपने जवानों से बात की, क्या कुछ वहाँ पर देखा आपने और किस तरीके का रिव्यू आपने लिया? मैं हमेशा फॉरवर्ड एरियाज़ में जाने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि खुद अपने आप देख सकूँ कि वहाँ पर हालात क्या हैं और जवानों से और कमांडर से बात कर सकूँ ताकि मुझे आइडिया मिले कि स्थिति क्या है और क्या और करने की ज़रूरत है। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि हमारी सेना हर तरीके से तैयार है कोई भी चुनौती हो उसका सामना करने के लिए। LAC पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे खुद मौजूद है। चीन के एक पैतरे पर जनरल की पैनी नजर है। अगर ड्रैगन की फौज ने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया जा चुका है। अब कोई ऑर्डर नहीं बल्कि PLA का डेथ वारंट रिलीज होगा। दो दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां लेह की जानसर घाटी में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। पहाड़ियों के बीच देश की आन बान और शान माने जाने वाला तिरंगा दूर से नजर आ रहा था। ऊंची पहाड़ी पर तिरंगा फहराया तो देश के सपूतों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज है जिसे मशीनों से नहीं बल्कि हाथ से बनाया गया है। लेह में लहराते इस तिरंगे का वजन 1000 किलो है। यही नहीं, कई खूबियां हैं जो इसे दुनिया में अद्भुत बनाती हैं। यह तिरंगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। मुंबई के खादी डायर्स एंड प्रिंटर्स ने तैयार किया है। तिरंगे को लेह की जानसर घाटी में फहराया गया। इसे बनाने में 4500 मीटर खादी सूती कपड़े का इस्तेमाल हुआ। यह तिरंगा 47,500 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करता है। 70 कारीगरों ने 49 दिन में झंडे को तैयार किया। ये तिरंगा झंडा करीबन 1400 किलो का है और ख़ास बात यह कि दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ तिरंगा झंडा आज लेह की इस पहाड़ी पर पहाड़ी पर यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया। और अभी ख़ास बात यह है कि इस तिरंगे झंडे को 8 तारीख को यानी इंडियन एयरफोर्स डे के दिन हिंडन ले जाया जाएगा। उसके बाद इंडियन नेवी को भी इसको दिया जाएगा और ये लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से जाएगा। यानी ये सम्मान, ये तिरंगे झंडे का जो सम्मान है, यानी जो इसको लेकर जो हमारी भावना है उसको देश भर से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेह की ऊंची पहाड़ियों पर लहराता ये तिरंगा यही संदेश दे रहा है कि दहशतगर्दों के मंसूबे कितने भी खौफनाक क्यों ना हो, हमारी सरहदें, हमारा वतन, हमारा तिरंगा बुलंदियों पर है और रहेगा। लेह से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अपनी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए तालिबान बेचैन है। संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दिलाने के लिए वो चीन की शरण में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन के साथ डिनर डिप्लोमेसी कर रहा है। चीन भी इसके बदले तालिबान से बड़ी डील करने की तैयारी में है। ड्रैगन से डील तालिबान को कितनी भारी पड़ेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस सब के बीच तालिबान ने अपने दुश्मन आतंकी संगठनों पर हमला कर दिया है। तालिबान के लड़ाकों ने ISIS खुरासान के कई आतंकियों को ढेर कर दिया।
ईंट और कंक्रीट का ये अवशेष बगदादी ब्रिगेड पर तालिबान के प्रचंड प्रहार का प्रमाण है। बंदूक के दम पर काबुल की सत्ता पर काबिज आतंकी संगठन के संकल्प की सिद्धि का ये साक्ष्य है। ईंट ईंट बिखरा हुआ ये आतंकी अड्डा ISIS के खुरासान दस्ते के नाश की शुरुआत है। देख लीजिए ये दृश्य जो अफगानिस्तान में नए विध्वंसक युद्ध की विवेचना कर रहा है। तालिबान के सत्तासीन होने के बावजूद अफगान लैंड पर आतंकी चुनौती के बाकी रहने की व्याख्या कर रहा है। आतंकी अड्डों पर प्रहार, IS के कैंप में मचा हाहाकार। तालिबान वर्सेस खुरासान, नए वॉर में अफगानिस्तान। तालिबान की डिनर डिप्लोमेसी, UN में पैरवी, चीन से डील पक्की। डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कैसे तालिबान संयुक्त राष्ट्र के लिए रास्ता तैयार कर रहा है ये बताएंगे, मगर उससे पहले देखिए कैसे अपने जानी दुश्मन को समूल नाश करने के लिए तालिबान के आक्रमणकारी दल ने बारूद की बारिश शुरू कर दी। ये तस्वीर अफगानिस्तान के परवान प्रांत की है। ये ISIS खुरासान का सीक्रेट ठिकाना था। बार बार चुनौती देने वाले खुरासान के अड्डों को तबाह कर दिया। ISIS के कई आतंकी मारे गए, 2 आतंकी पकड़े भी गए। इससे पहले तालिबान ने ISIS को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन नंगरहार चलाने का ऐलान किया था। खुरासान पर चोट करने के लिए उस नंगरहार पर, या कहिए कि जलालाबाद में कार्रवाई की बात की थी, जहां ISIS का अड्डा है, जहां पर ISIS ने तालिबान को खूनी निशाना बनाया है। काबुल के किले पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही बगदादी ब्रिगेड लगातार आत्मघाती हमले कर रही है। बंदूकधारी तालिबानियों को उसी के अंदाज में चैलेंज कर रहा है। कार में बम लगाकर विस्फोट कर रहा है। तालिबानी मारे जा रहे हैं। इसका बदला लेने के लिए अब तालिबान ने पलटवार शुरू किया है। खुरासान पर हमले से तालिबान को 2 फायदे हैं। पहला ये कि वो अपने दुश्मन को निपटा रहा है, दूसरा ये कि आतंकियों को मारकर वो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है। बंदूक के दम पर अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने वाला तालिबान अब किसी भी कीमत पर अपना विस्तार चाहता है। दुनिया भर में अपनी मान्यता चाहता है। अशांति का ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब दुनिया की सबसे बड़ी शांति सभा में अपनी मान्यता चाहता है और इसके लिए वो चीन को मनाने में जुटा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 30 सितंबर की रात काबुल में चीन समेत 30 देशों के राजदूतों को तालिबान ने डिनर पर बुलाया और मकसद सिर्फ एक था कि दुनिया उसे एक सरकार के तौर पर देखे। इसके लिए तालिबान के विदेश मंत्री ने तमाम तरह के ऑफर इन देशों के दूतावास प्रमुखों को दिए। सूत्र बताते हैं कि इस मुलाकात के दौरान उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर भी मौजूद था। वही मुल्ला बरादर जिसने चीन के साथ दोस्ती की शुरुआत की थी। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में तालिबान ने अपनी मंशा बताई। तालिबान ने चीन से संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दिलाने की गुहार लगाई। सूत्रों की माने तो चालबाज चीन ने अपनी चाल चल दी। चीन ने अफगानिस्तान के कुछ हाईवे और हवाई अड्डों को अपने अधीन लेने की शर्त रख दी। दरअसल चीन लगातार पाकिस्तान के ग्वादर इलाके से चीन को जोड़ने वाले अफगानिस्तान के राजमार्गों को बेहतर करने की बात करता आया है। विदेशी मामलों के जानकारों के मुताबिक चीन ये चाहता है कि अफगानिस्तान के राजमार्गों को बेहतर किया जाए ताकि वो आसानी के साथ पाकिस्तान के अंदर पहुंच सके और पाकिस्तान के बंदरगाहों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। इस डिनर डिप्लोमेसी के दौरान चीन ने अफगानिस्तान से वो मांग लिया, बदले में संयुक्त राष्ट्र में उसकी पैरवी करने की बात कही। ड्रैगन की शर्तों को सुनकर तालिबान ठहर गया, क्योंकि अगर तालिबान चीनी शर्तों को मान लेता है तो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सरहदों को जोड़ने के अहम रास्ते खुल जाएंगे। और इन रास्तों को खोलने को लेकर तालिबान का एक धड़ा हमेशा से विरोध करता रहा है। डील के लिए थोड़ा वक्त मांगा है, लेकिन चीन ने तालिबानियों को सीधे संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दिलाने का झांसा दिया है। आपको बता दें कि अगले महीने संयुक्त राष्ट्र प्रमाणन समिति की बैठक हो सकती है। यह समिति तालिबान के उस सूचना पत्र की समीक्षा करेगी जिसमें उसने अपने सदस्य को बतौर दूत नामित करने का जिक्र किया है। काबुल का प्रतिनिधित्व किसे करना चाहिए, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र इस मसले पर कोई फैसला करेगा।
क्योंकि इस वक्त संयुक्त राष्ट्र में अशरफ गनी सरकार ने जिसे नामित किया था वही बतौर दूत काम कर रहा है। डेबोरा लियोन्स तालिबान को नहीं मानते, तालिबान सरकार डेबोरा लियोन्स को नहीं मानता। अफगानिस्तान में अब चुनी हुई सरकार नहीं रही और जो सरकार है उसे संयुक्त राष्ट्र में मान्यता नहीं है। ऐसे में चीन के आसरे अब तालिबान संयुक्त राष्ट्र में अपनी उम्मीद देख रहा है। इसके लिए वो दूसरे आतंकी संगठन को खत्म कर अपनी छवि सुधारना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये भी दुनिया देख रही है और चीन भी समर्थन के बदले बहुत कुछ चाहता है। अब इस डील का क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ताइवान को लेकर चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। खुलकर युद्ध करने की हिम्मत तो ड्रैगन की सेना जुटा नहीं पा रही है, लेकिन रह रहकर ताइवान को धमकाने की तमाम कोशिशें होती रहती हैं। चीन ने ताइवान में फिर दादागिरी दिखाने की कोशिश की है। अपने नेशनल डे पर चीन ने शक्ति प्रदर्शन किया और इसी दौरान ताइवान की तरफ 2 बार में अपने 38 फाइटर जेट को भेजा। ताइवान ने फिर अपने हौसले को दिखाया और डरने के बजाय चीन के फाइटर जेट्स को खदेड़ने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को भेज दिया। चीन ताइवान पर हमले की हिम्मत तो नहीं करता, लेकिन बार बार उसे डराने और धमकाने की कोशिश करता है। शुक्रवार को चीन नेशनल डे पर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था। इसी दौरान एक बार फिर चीन ने अपने फाइटर्स को उस इलाके में भेजा जहां ताइवान हर वक्त सतर्क रहता है। ताइवान के रडार्स में अचानक 1-2 नहीं बल्कि 25 फाइटर जेट्स का झुंड नजर आया। सबसे आगे था चीन का घातक J-16 फाइटर, उसके पीछे Su-30 विमानों का झुंड चल रहा था और फिर परमाणु हमला करने वाले H-6 बॉम्बर्स नजर आए। कुछ सेकंड्स के लिए ताइवान को लगा कि ड्रैगन बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन ताइवान को पलटवार का मौका नहीं मिला, क्योंकि एक बार फिर चीन के विमान सिर्फ धमकाने आए थे। चीन के सभी विमान ताइवान के एयर स्पेस में आए और तेजी से निकल गए। चीन के 25 फाइटर जेट प्रतास द्वीप समूह के ऊपर से गुजरे। प्रतास द्वीप समूह ताइवान के नियंत्रण वाले इलाके में है। ताइवान ने हमले की आशंका में अपनी मिसाइलों को एक्टिव कर दिया। चीन ने जिन विमानों को ताइवान की तरफ भेजा था वो चंद मिनटों में भारी तबाही ला सकते हैं, बमों की बारिश कर सकते हैं और परमाणु विस्फोट से पूरे ताइवान को दहला सकते हैं। चीन ने 18 J-16, 4 सुखोई 30 फाइटर और 2 परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बॉम्बर्स भेजे। इसके अलावा एक एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी चीनी बेड़े में शामिल था, लेकिन ताइवान ने डरने के बजाय चीन के विमानों को खदेड़ दिया। हर पल चीन के हमलों का जवाब देने के लिए ताइवान ने बड़ी तैयारी कर रखी है। चीनी विमानों के करीब आते ही ताइवान के फाइटर जेट्स ने भी टेक ऑफ किया और चीनी पायलट्स को वापस लौट जाने की चेतावनी दी। जमीन पर ताइवान ने अपने तमाम मिसाइल्स को एक्टिव कर दिया, जो पलक झपकते ही विमानों को गिरा सकते हैं। शुक्रवार की दोपहर के बाद शनिवार की सुबह भी ताइवान में खतरे का सायरन भेजा। सुबह का सूरज निकलने से पहले चीन ने 13 लड़ाकू विमानों को भेजा। इस बार चाइनीज विमान बाशी चैनल से गुजरे, जो ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है। यहीं पर प्रशांत महासागर और साउथ चाइना सी एक दूसरे से मिलते हैं। एक बार फिर ताइवान के नियंत्रण वाले इलाके को चाइना ने J-16, H-6 बॉम्बर और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की आवाज से दहला दिया। माना जा रहा है कि चीन ताइवान को कोई ऐसी गलती करने के लिए उकसा रहा है ताकि उस पर हमला किया जा सके। इससे पहले भी चीन ऐसा कई बार कर चुका है, लेकिन G7 देशों के समूह के दबाव की वजह से चीन खुलकर ताइवान पर हमला करने से कतरा रहा है। जून में चीन के 28 विमानों ने घुसपैठ की थी। फाइटर और बॉम्बर्स को चीन ने ताइवान भेजा था। इसके बाद G7 देशों के समूह ने कई मुद्दों पर चीन की आलोचना की थी। जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता के महत्व को दोहराया था। जून के बाद से ड्रैगन शांत था,
लेकिन सितंबर की शुरुआत के साथ ही चीन के 19 विमानों ने ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की। ड्रैगन आज तक ताइवान पर अटैक नहीं कर सका, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ताइवान की मिसाइल पावर है। ताइवान ने कभी खुलकर आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान के पास 6000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। छोटे से देश के पास मौजूद इतनी मिसाइलें ड्रैगन को कड़ी टक्कर देने के लिए काफी है। ताइवान भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन यह देश तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है। ताइवान को अमेरिका और जापान जैसे देशों का समर्थन है। ताइवान पर हमला होते ही अमेरिका और जापान के युद्धपोत साउथ चाइना सी में ताइवान के करीब पहुंच सकते हैं। अगर चीन की नेवी ने इन दोनों देशों के युद्धपोत को चैलेंज करने की कोशिश की, तो चीन और ताइवान की लड़ाई चीन और अमेरिका की लड़ाई में बदल सकती है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर कब्जा तो चाहता है, लेकिन हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हवा के साथ समंदर में चीन की हरकतें जारी हैं। साउथ चाइना सी के सान्या इलाके में चीन के 3 बड़े जहाज तैनात हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि सान्या इलाके में चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर CV-17 शेंडोंग मौजूद है। किसी बड़े युद्ध के हालात की तरह ही यहीं से थोड़ी दूर पर चीन ने अपने निगरानी शिप युआन वांग 6 को भी तैनात कर रखा है। यह शिप मिसाइल लॉन्चिंग पर नजर रखता है। यह चीन का एक जासूसी शिप है, जिसके बारे में दुनिया को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी इलाके में एक सपोर्ट शिप भी है। यह चीन की नेवी की क्रूज शिप की तरह है, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैनात पायलट्स को और जरूरी सामानों को रखा जाता है। चीन ने हर हालत में जंग लड़ने की तैयारी कर रखी है, लेकिन क्वाड देशों की वजह से चीन फिलहाल बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। करीब 1 साल पहले आर्मेनिया और अजरबैजान में भीषण जंग हुई, जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए। विवादित जमीन को लेकर विवाद इतना गहरा दिया कि दोनों मुल्क आपस में भिड़ गए। उस दौरान अजरबैजान का साथ देने के लिए तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश भी बैटल जोन में कूदे और आर्मेनिया पर प्रचंड प्रहार किया। मगर इस बार अजरबैजान की फिर एक मुल्क से तनातनी बढ़ी है, लेकिन वो मुल्क खुद एक मुस्लिम कंट्री है जिसका नाम है ईरान। ईरान और अजरबैजान के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। दोनों मुल्कों की सेना आमने सामने आ चुकी है, मगर क्यों, देखें इस रिपोर्ट में। तो मुस्लिम देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। दोनों मुल्कों ने अपने अपने को विध्वंसक हथियारों के साथ बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और यकीन मानिए हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसी भी वक्त इन दोनों मुल्कों में भीषण जंग हो सकती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हम बात कर रहे हैं ईरान और अजरबैजान की। दुनिया के नक्शे पर मौजूद इन दोनों मुल्कों में तनातनी बढ़ चुकी है। ईरान ने अपनी एक बड़ी फौज को विध्वंसक हथियारों के साथ अजरबैजान की सीमा पर भेज दिया है। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर ईरानी सेना अजरबैजान के बॉर्डर पर सैन्य अभ्यास कर रही है, बम, गोला बारूद बरसा रही है। अब सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच इस कदर तनाव क्यों भड़का, किस वजह के चलते दोनों मुस्लिम कंट्री में युद्ध की नौबत आई। तो आपको बता दें कि इसके वजह है इजराइल। जी हां, अजरबैजान और इजराइल की दोस्ती से ईरान खफा हो गया। ईरान यहूदी मुल्क इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में अजरबैजान की इजराइल के साथ नजदीकियां ईरानी प्रेसिडेंट को रास नहीं आई और ईरान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अजरबैजान की सीमा के पास सैनिकों को युद्धाभ्यास के लिए भेज दिया। ईरान ने अपने जंगी काफिले में बख्तरबंद गाड़ियों में सैनिक, तोपखाने, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को अजरबैजान की सीमा पर भेज दिया। ईरान के इस कदम से अजरबैजान का माथा ठनक गया और उसने भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। असल में ईरान शिया मुस्लिम बाहुल देश है, तो अजरबैजान सुन्नी कंट्री। ऐसे में दोनों मुल्कों के बीच टेंशन ने मुस्लिम वर्ल्ड में भी सनसनी मचा दी है। अंतरिक्ष पर राज करने को लेकर दुनिया के 3 दिग्गज अरबपतियों में जंग छिड़ी हुई है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने यह जंग जीतने के लिए बेताब है। कुछ हफ्ते पहले ही
बेजोस अंतरिक्ष में सैर करके लौटे। वह अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट में सफर करके वापस आए हैं। अब कंपनी के करीब 2 दर्जन कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि बेजोस ने स्पेस रेस जीतने के लिए सुरक्षा पर दांव लगा दिया। ये दृश्य तब का है जब स्पेस रेस पर निकले थे जेफ बेजोस। अंतरिक्ष भ्रमण कर अब लौट चुके हैं जोसेफ। तो कलेजा कपाने वाला खुलासा हुआ है। जिस न्यू शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट से स्पेस रेस लगाई थी जोसेफ ने, उसे बनाने वाली कंपनी ब्लू ओरिजिन के पूर्व कर्मचारियों ने दावा किया है कि ये रेस जितनी रोमांचक थी उससे कहीं ज्यादा रिस्की थी। उस जोखिम के साथ जोसेफ ने यह स्पेस रेस लगाई थी जो कल्पनाओं में भी कपाने वाली थी। वो तारीख थी 20 जुलाई 2021, जगह थी टेक्सास। तब इतिहास बन रहा था। जेफ बेजोस उस रॉकेट न्यू शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट से स्पेस रेस लगाने निकलने वाले थे, जिसे उनकी अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन ने बनाया था। यह कंपनी की पहली फ्लाइट थी जिसमें इंसानों को ले जाया जा रहा था। 20 जुलाई को 4 एस्ट्रोनॉट मसलन जेफ बेजोस, उनके भाई मार्क, एक्सपर्ट पायलट वॉकी फंक और स्टूडेंट ओलिवर डेमन इस फ्लाइट में सवार हुए और फिर इसे लॉन्च कर दिया गया। इस सफर के लिए जोसेफ ने सुरक्षा को ताक पर रख दिया था। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जोसेफ की नजर टेस्ला के मालिक एलन मस्क और वर्जिन समूह के मालिक रिचर्ड ब्रांसन पर थी। ये दोनों भी स्पेस रेस में शामिल थे। जोसेफ इन दोनों से आगे निकलना चाहते थे, लिहाजा सब कुछ दांव पर लगा दिया। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के कर्मचारियों पर दबाव बनाने लगे। कंपनी के पूर्व कर्मचारियों का दावा है कि टॉप लेवल मीटिंग में यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता था कि मस्क या रिचर्ड कब स्पेस में जाने वाले हैं। यहां तक कि सुरक्षा को भी नजरअंदाज किया गया, क्योंकि इससे काम की रफ्तार धीमी हो जाती है। कंपनी के एम्प्लॉय कम्युनिकेशन के पूर्व हेड अलेक्जेंड्रा एब्रम्स की माने तो पहले सब आराम से चल रहा था, लेकिन फिर जेफ ये देखकर परेशान होने लगे कि मस्क और रिचर्ड आगे निकल रहे हैं। इसका दबाव लीडरशिप से नीचे तक आने लगा। आखिर में रिचर्ड सबसे पहले बेजोस से सिर्फ 11 दिन पहले आगे निकल गए और मस्क खुद गए ही नहीं। पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि बेजोस की यात्रा देखना तक मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्हें सुरक्षा की चिंता थी। पूर्व कर्मचारियों ने कहा कि अगर उन्हें खुद ब्लू ओरिजिन के रॉकेट में जाना होता तो वो नहीं जाते। कंपनी के इंजीनियरों ने बताया कि समय पर काम पूरा होना सुरक्षा से ज्यादा जरूरी हो गया था। 2018 में कंपनी के रॉकेट्स के इंजन से जुड़ी 1000 समस्याएं सामने रखी गई थी, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं सुना। लेकिन सब कुछ ताक पर रखकर बेजोस ने जबरदस्ती अपनी कंपनी के बनाए न्यू शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट से स्पेस की उड़ान भरी। हालांकि कुछ हफ्ते पहले वो सुरक्षित लौटकर आ चुके हैं। दरअसल अंतरिक्ष पर राज करने को लेकर दुनिया के 3 दिग्गज अरबपतियों में जंग छिड़ी हुई है। जानकारों की माने तो आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म एक नया सेक्टर डेवलप हो रहा है। इसमें विकास की असीम संभावनाएं भी छिपी हुई हैं। स्पेस में जाने की राह रखने वालों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जाहिर है कि केवल अमीर वर्ग ही इस खर्चे को वहन करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में ये सभी प्राइवेट स्पेस कंपनियां जल्द से जल्द खुद को साबित करने के प्रयास में लगी हुई हैं। जिस कंपनी का प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा और दुर्घटना के चांस कम होंगे, जाहिर सी बात है लोग उसी को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा इन अरबपतियों के पास दूसरे सफल व्यवसाय भी हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमेशा नई तकनीक के लिए रिसर्च की जरूरत होती है, जिसके लिए फंडिंग करने में इन टाइकून्स को कोई परेशानी नहीं होगी। अंतरिक्ष की निजी यात्रा पर आधिपत्य कायम करने के लिए ही रिचर्ड, मस्क और जेफ की टक्कर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पैसा बोलता है, लेकिन जिसके पास नहीं होता है उसके लिए कौन बोलता है? यह सवाल सदियों से चलता चला आ रहा है। चीन अंतरिक्ष का बादशाह बनने की कोशिश में है, लेकिन अपने लोगों को
बिजली की सप्लाई भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। चीन अपने बारूद के भंडार से दूसरों को धमकाता है, लेकिन चीन के कोयला का जो भंडार है वो इतना कम बाकी है कि बिजली नहीं बन पा रही है। अंधकार में डूबते चीन को देखकर भारत भी सतर्क है। भारत में बिजली की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कोयले की सप्लाई जरूरत से कम है। ऐसे में चीन ने भी भारत आने वाले कोयले पर पहरा लगा दिया है। भारत आने वाला 20 लाख टन कोयला चीन में फंसा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या भविष्य में चीन वाली समस्या भारत में भी हो सकती है। सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाला चीन इन दिनों पावर कट से परेशान है। जगह जगह बिजली की कटौती चल रही है। दुनिया भर में व्यापार करने वाली चीन की फैक्ट्रियों की मशीनें घंटों बंद रहती हैं। लोगों के घरों में कई घंटे अंधेरा छाया रहता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक चीन अकेले पूरी दुनिया से ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करता है। ड्रैगन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक भी है, लेकिन सप्लाई की कमी के चलते उसे बिजली संकट से गुजरना पड़ रहा है, जिससे फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप पड़ गया। चीन में बिजली की कीमत फिक्स है। कोयले की कमी और रेट बढ़ने के बावजूद बिजली की कीमत नहीं बढ़ने से सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिजली सप्लाई करने से जुड़ी तमाम चाइनीज कंपनियों ने अब डिमांड पूरी करने की जगह बिजली सप्लाई में कटौती शुरू कर दी है। अब चीन को इस समस्या को खत्म करने के लिए बिजली की कीमत बढ़ानी होगी। चीन जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी कोयले से बनने वाली बिजली डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है। मौजूदा हालात में कोयले की कमी से भारत के कई पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन रुक सकता है। भारत के तमाम पावर प्लांट में कोल इंडिया लिमिटेड कोयला सप्लाई करती है। केंद्र सरकार ने कोल इंडिया को कोयला सप्लाई पर चेतावनी दी है। कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। कोयला मंत्रालय की तरफ से कोल इंडिया लिमिटेड को कोयले का स्टॉक बढ़ाने को कहा गया है, लेकिन मुश्किल खत्म नहीं हो रही। केंद्रीय एजेंसी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक देश के 72 थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन पर असर हुआ है। 8,817 मेगावाट बिजली का उत्पादन कोयले की कमी से रुक गया है। पावर एक्सचेंज में 10,000 मेगावाट बिजली की ट्रेडिंग 20 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से की जा रही है। कई बैठकें हो चुकी हैं। पावर प्लांट में कोयले की कमी को दूर करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, लेकिन अब तक पावर प्लांट्स के पास बफर स्टॉक भी नहीं पहुंच पा रहा है। माना जा रहा है कि इस तरह से भारत में भी चीन जैसे हालात हो सकते हैं। भारत के पास कोयले की कमी नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन को बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोयले की कमी की बड़ी वजह मॉनसून और लगातार बारिश है। कोयले में सप्लाई के साथ ही पेमेंट और बिजली की बढ़ी हुई मांग भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। इसके अलावा भारत कोयला इंपोर्ट भी करता है। कोल इंडिया सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। भारत में सप्लाई होने वाली 70% बिजली कोयले से ही बनाई जाती है। जाहिर है, समस्या कोयले के स्टॉक को लेकर नहीं, बल्कि सप्लाई और पेमेंट सिस्टम में है, जिसे वक्त रहते दूर करना मुश्किल काम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आप जिन हालात की कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे, वो सब कुछ हुआ अमेरिका के अरिज़ोना एयरपोर्ट के पास। जमीन से हजारों मीटर ऊपर आसमान में, अमेरिका के आसमान में प्लेन और हेलीकॉप्टर की भीषण टक्कर हुई। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना खौफनाक होगा? चंद सेकंड में ऐसी तबाही आई कि तस्वीरें देखकर दुनिया कांप गई। खुद देखिए। जमीन पर बिखरा हुआ विमान और हेलीकॉप्टर का मलबा इस बात की तस्दीक करता है कि आसमान में कितनी भीषण टक्कर हुई। जब हवा में हेलीकॉप्टर और विमान की भिड़ंत हुई तो चंद सेकंड में ही तबाही मच गई, और एक तरफ विमान तो दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर का पर्चा हिल गया। यह हादसा अमेरिका के एरिज़ोना एयरपोर्ट के पास चैंडलर में हुआ। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही प्लेन और हेलीकॉप्टर आसमान में आमने सामने आ गए। दोनों पायलट हालात को कंट्रोल करने में नाकाम रहे और जोरदार टक्कर हो गई। हेलीकॉप्टर एक खुले मैदान के पास क्रैश हो गया। चैंडलर के दमकल विभाग को सुबह 8 बजे ही हवाई अड्डे के पास हादसे की सूचना मिली।
क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई, लेकिन दमकल कर्मियों ने जल्द ही इस पर काबू पा लिया, जबकि सिंगल इंजन वाला छोटा प्लेन किसी तरह नीचे लैंड कर गया। गनीमत रही कि उसमें सवार पायलट सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार 2 लोगों की किस्मत विमान के पायलट की तरह अच्छी नहीं थी। दोनों की मौके पर झुलसकर मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने हेलीकॉप्टर के मलबे से दोनों शव निकाले। चैंडलर पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह से हवाई अड्डा कई घंटे तक बंद रहा। हेलीकॉप्टर को क्वांटम हेलीकॉप्टर और विमान को फ्लाइट ऑपरेशंस एकेडमी के पायलट उड़ा रहे थे। दोनों ही अमेरिकी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल है। 4 सीटों वाले जिस विमान का हादसा हुआ उसका इस्तेमाल भी ट्रेनिंग के लिए होता है, लेकिन घटना के वक्त विमान में केवल 2 लोग सवार थे और दोनों बाल बाल बच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना की तीसरी लहर की तमाम भविष्यवाणी अक्टूबर महीने की शुरुआत से गलत साबित होती रही, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि कोरोना वायरस के कहर की कहानी अभी भी जारी है। अब कोरोना से मौत का आंकड़ा दुनिया में 50 लाख के करीब है। रूस में अचानक कोरोना के केस बढ़ गए। हालात ऐसे हैं कि मॉस्को फिर लॉकडाउन की पाबंदियां झेल सकता है। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया का हर इंसान सिहर उठता है। त्रासदी का वो दौर अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त में गुजरा, लेकिन अंजाम एक जैसा ही रहा, कहीं कम कहीं ज्यादा। लेकिन हर देश में कोरोना वायरस ने इंसानों को बेवक्त मौत दी। दुनिया में अब कोरोना से मौत का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच चुका है। कोरोना से मौत की रफ्तार कम जरूर हो चुकी है, लेकिन थमी नहीं। कोरोना से मौत के इतने बड़े जंप की वजह डेल्टा वेरिएंट को कहा जा रहा है। आंकड़ों से आपको फर्क समझ आएगा। दुनिया में पहले 25 लाख लोगों की मौत 1 साल से अधिक वक्त में हुई, जबकि अगली 25 लाख मौतें होने में सिर्फ 236 दिन लगे। कोरोना से मौत का सिलसिला अभी बहुत धीमा नहीं। 7 दिन में दुनिया में 8000 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हिंदुस्तान में अब लोग कोरोना को लेकर काफी बेफिक्र हैं। लोग ये मानने लगे हैं कि कोरोना का त्रासदी काल अब अंत की ओर है, लेकिन पिछले 7 दिनों में जहां सबसे अधिक मौतें हुई उसमें अमेरिका, रूस, ब्राजील और मेक्सिको के बाद भारत का ही नाम आता है। दुनिया में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। अमेरिका में कोरोना से करीब 7 लाख लोगों की जान गई है। सिर्फ 108 दिन में अमेरिका में मौत का आंकड़ा 6 लाख था। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन अमेरिका में लोग वैक्सीन लेने से बच रहे हैं। अब एक बार फिर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से हालात बिगड़ गए। दूसरी तरफ रूस में भी कोरोना की वजह से सरकार की टेंशन बढ़ गई है। शुक्रवार को रूस में कोरोना से 887 लोगों की मौत हुई। लगातार 4 दिनों से 800 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। बृहस्पतिवार को रूस में 867 मरीजों की मौत हुई है। रूस में अब एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वालों की तादाद 25,000 के करीब पहुंच चुकी है। रूस में हालात ऐसे ही रहे तो सरकार को एक बार फिर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगानी पड़ सकती हैं। अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तिशाली देशों की हालत दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। कोरोना को भूलकर लापरवाही से बेहतर है त्रासदी के उस भयंकर दौर को हमेशा याद रखना और उसे हमेशा अतीत बनाए रखने के लिए वर्तमान में सावधानी बरतना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, ये नाम सुनकर ही लगता है कि संस्था मानव कल्याण से जुड़ी है, महान काम करती है। लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में WHO ने अपनी इमेज बिल्डिंग ऐसी की कि अब WHO का लोगो देखकर ही कॉन्गो के जो लोग हैं वो भाग खड़े होते हैं। कॉन्गो में WHO के स्टाफ ने ऐसी घिनौनी हरकत की जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा।
अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े देश से ऐसी खबर आई कि डब्ल्यूएचओ के चीफ और जिनपिंग के गुलाम टेड्रोस को मुंह दिखाने में शर्म आ रही है। कांगो में महामारी को मात देने गई डब्ल्यूएचओ की टीम ने इंसानियत को ही कलंकित कर दिया। 2018 में इबोला वायरस के खिलाफ कांगो में राहत कार्य और मदद करने गई डब्ल्यूएचओ की टीम पर रेप और अटेम्प्ट टू रेप जैसे संगीन आरोप लगे हैं। और ये आरोप किसी एक शख्स या एक टीम पर नहीं लगे हैं, पूरे 83 लोग हैं जिन्होंने कांगो में ये पाप किया है। बीते साल थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और द न्यू ह्यूमैनिटेरियन ने इस मामले की जांच शुरू की, तो इसमें कांगो की 50 से ज्यादा महिलाओं ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा कि डब्ल्यूएचओ और दूसरे मदद करने वाले संस्था के अधिकारियों ने काम दिलाने और इलाज कराने के नाम पर सेक्स की डिमांड की थी। जिन 83 कर्मचारियों पर आरोप लगे थे, उनमें से प्रारंभिक जांच में ही 21 को दोषी पाया गया, जिनमें से ज्यादातर डब्ल्यूएचओ के एम्प्लॉय थे। रेप के 9 मामलों की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि यौन हिंसा के मामले में डब्ल्यूएचओ के कई इंटरनेशनल स्टाफ अभी जांच के दायरे में हैं। I'm sorry for what was done to you by people who were employed by WHO to serve and protect you. We must act immediately, and we will. कोरोना काल में डब्ल्यूएचओ की मक्कारी और लेट लतीफी की भेंट कई जिंदगियां चढ़ गई। डब्ल्यूएचओ और इसके चीफ पर जिनपिंग की गुलामी करने का आरोप लगा, कोरोना का सच छुपाने का भी दोष लगा। लेकिन कांगो में जो हुआ वो तो हदें पार करने वाला जुर्म है। कांगो कांड से बौखलाए इथोपिया ने डब्ल्यूएचओ के सभी अधिकारियों को 3 दिन में देश छोड़ने का हुक्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।